ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्रोमांसर ऑफ द शैडोज, अध्याय 521 घुसपैठ भाग 3 वॉट द अंडरस्को। इवान दंग रह गया जब भूरे बालों वाला आदमी जिसका नाम केविन था ने अचानक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को सक्रिय कर दिया। वह लगातार अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग परिवेश का पता लगाने के लिए कर रहा था, लेकिन केविन के सक्रिय होने से पहले वह उस गठन की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पा रहा था। इस गठन को छिपाने के लिए उन्होंने किस तरह की विधि का इस्तेमाल किया? इवान ने अन्य लोगों के साथ जगह से गायब होने से पहले अंदर से सोचा। अपनी वर्तमान आध्यात्मिक शक्ति के साथ इवान को उच्च स्तरीय संरचनाओं का भी पता लगाने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास था। यही कारण है कि वह आश्चर्यचकित था कि वह मैला पानी के भीतर छिपे टेलीपोर्टेशन गठन का पता लगाने में सक्षम नहीं था। जब इवान टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के दूसरे छोर पर पहुंचा तो वह और भी हैरान था, क्योंकि उसे यकीन था कि टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन ने उन्हें दलदल से कम 10,000 किलोमीटर दूर भेज दिया था, जहां वे एक पल पहले थे। ये टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एसोसिएशन द्वारा उपयोग किए गए टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की तुलना में कम से कम 2 गुना अधिक शक्तिशाली है। इवान ने टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन से आने वाले अंतरिक्ष उतार चढ़ाव को महसूस करने के बाद खुद से कहा। अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों की मदद से इवान ने देखा कि उन्हें एक ऐसे स्थान पर टेलीपोर्ट किया गया था जो एक गोदाम की तरह दिख रहा था। ग्लेन, आगे बढ़ो और रिपोर्ट करो कि हम माल लाए हैं, केविन ने समूह के दूसरे ए रैंक हंटर से सफलतापूर्वक टेलीपोर्ट किए जाने के बाद कहा। केविन को सुनकर ग्लेन ने सिर हिलाया और गोदाम से निकल गया। इवान ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को गोदाम से बाहर नहीं फैलाया, क्योंकि वह पकड़े जाने से डरता था। हालांकि उनकी आध्यात्मिक शक्ति एस रैंक के शिकारियों से भी अधिक मजबूत थी, लेकिन वह हमारा से मिलने से पहले कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। जेडेन, उन्हें जगाओ, ग्लेन के जाने के बाद केविन ने बी जोड़ रैंक शिकारियों में से एक से कहा। केविन को सुनकर जेडेन ने इवान और अन्य 10 बेहोश लोगों की दिशा में अपना हाथ बढ़ाया। जब इवान ने ये देखा तो वह मदद नहीं कर सका, लेकिन अंदर की ओर आहें भर रहा था। मुझे लगता है कि यह नहाने का समय है, इवान ने खुद से कहा, और अगले ही पल जेडेन की खुली हथेली से बड़ी मात्रा में पानी निकला और उस पर और अन्य 10 बेहोश लोगों पर छींटे पड़े। सभी अचेत लोग जाग गए और असमंजस में इधर उधर देखा। 10 लोगों में 3 शिकारी और 7 सामान्य लोग थे। तीनों शिकारी डी जोड़ रैंक के थे और 30 वर्ष से कम आयु के थे। मैं बाद में इस पानी के आदमी से नरक को हरा दूंगा, इवान ने खुद से कसम खाए और अन्य 10 लोगों की तरह एक भ्रमित मेमने की तरह भी काम किया। मैं कहाँ हूँ? तुम लोग कौन हो? रोवन, डी जोड़ रैंक के शिकारियों में से एक ने केविन से उसके परिवेश को देखने के बाद पूछा। आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि आप कहाँ हैं। आपको ये जानने की जरूरत है कि अगर आप मरना नहीं चाहते हैं तो बस चुप रहें और मुझे परेशान न करें, केविन ने धमकी भरे लहजे में कहा और एक रैंक हंटर की अपनी आभा छोड़ दी। केविन की आभा को महसूस करते हुए रोवन और अन्य लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। उनमें से ज्यादातर सामान्य लोग थे, इसलिए उनके लिए केविन के दबाव को संभालना असंभव था। यदि इस तथ्य के लिए नहीं कि वह अपनी आभा को नियंत्रित कर रहा था, तो अधिकांश सामान्य लोगों का दिल पहले ही फट चुका होगा। इवान ने डरने का नाटक करने की भी कोशिश की, लेकिन अगर कोई उसके चेहरे को करीब से देखे तो वे आसानी से देख सकते थे कि वह सिर्फ झांसा दे रहा था। जब केविन ने रोवन और अन्य लोगों के पीले चेहरों को देखा तो उसने सूंघा और अपनी आभा को छोड़ना बंद कर दिया। वह ये भी जानता था कि अगर उसने गलती से किसी को मार डाला तो उसे परेशानी होगी। रोवन और अन्य लोगों ने राहत की सांस ली जब केविन ने अपनी आभा जारी करना बंद कर दिया और उसे डरावनी आंखों से देखा। कप्तान, उस आदमी को देखो जो बी रैंक हंटर है। ऐसा लगता है कि वह तुमसे डरता नहीं है, अचानक जेडन ने केविन से एक खुश आवाज में कहा जब उसने इवान के डरे हुए भावों को देखा जो पूरी तरह से नकली लग रहे थे। केविन ने इवान की ओर देखा जिसके नुकीले आसमानी नीले बाल गीले थे और उसका मुंह मरोड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। अरे पंख, अगर तुम डरते नहीं हो तो नाटक क्यों कर रहे हो? जब इवान ने केविन को सुना तो उसने अंदर से आह भरी और थोड़ा अफसोस महसूस किया कि उसने यहाँ आने से पहले अभ्यास नहीं किया। उसकी अभिव्यक्ति सामान्य हो गई और उसने अपना सिर हिलाया। ठीक है, मैं डरने का नाटक नहीं करूंगा। केविन और अन्य लोग इवान की बात सुनकर अवाक रह गए। इवान ने सोचा कि शायद उसने अभी अभी अपना भेद खोला है और केविन और अन्य लोग अब ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि वह क्यों नहीं डर रहा है। लेकिन उसकी सारी चिंताएं व्यर्थ थीं। मुझे लगता है कि यह आदमी मानसिक रूप से बीमार है, जेडन के साथ खड़े एक अन्य बी रैंक के शिकारी ने इवान की बात सुनकर अचानक कहा। जेडन ने भी अपना सिर हिलाया और उसे भी ऐसा ही लगा। केविन ने अपना सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए इवान को देखा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह मानसिक रूप से बीमार है या नहीं। हमें बस ग्लेन के वापस आने पर उसे भेज देना है और हमारा काम हो जाएगा।
मैं बस उम्मीद करता हूं कि जब उसे पता चलेगा कि यह आदमी मानसिक रूप से बीमार है और उसे ये भी समझ नहीं आ रहा है कि वह किस तरह की स्थिति में है, तो वह अपना गुस्सा हम पर नहीं निकालेगी, जैडन ने कहा और इवान की ओर देखना बंद कर दिया जो उनकी बातचीत के दौरान भावहीन रहा। वह अपने हाव भाव को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश कर रहा था, तभी उन्होंने उसे मानसिक रूप से बीमार बताया। मैं बाद में तुम्हें दिखाऊंगा कि कौन मानसिक रूप से बीमार है। लगभग 10 मिनट बाद ग्लेन गोदाम में वापस आ गया। उसने हमें उन्हें उसके पास लाने के लिए कहा था। ग्लेन ने वापस आने के बाद केविन से कहा। केविन ने अपना सिर हिलाया और रोवन और अन्य लोगों की ओर देखा। उसने अपनी आभा को थोड़ा बाहर निकाला और धमकी भरे लहजे में उनसे कहा, खड़े हो जाओ और मेरे पीछे आओ। रोवन और अन्य लोग पहले से ही केविन से डरे हुए थे, इसलिए वे आज्ञाकारी ढंग से खड़े हो गए। इवान भी उनके साथ खड़ा हो गया। तुम लोग यहीं रहो, मैं उन्हें पहुंचाने के बाद वापस आ जाऊंगा, केविन ने ग्लेन और अन्य लोगों से कहा और इवान और अन्य लोगों के साथ वहां से चला गया। अध्याय 522 घुसपैठ भाग 4। इवान केविन और अन्य लोगों के पीछे पीछे गया और उस स्थान से चला गया जहां टेलीपोर्टेशन संरचना स्थित थी। बाहर आने के बाद इवान अपने आसपास की चीज़ों को देखकर पूरी तरह से दंग रह गया। मुझे मत बताओ अंडरस्को, उसने अचानक कुछ सोचा और अपने संदेह की पुष्टि करने के लिए अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का इस्तेमाल किया। इवान ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का इस्तेमाल करते हुए किसी को भी सचेत न करने की पूरी कोशिश की और लगभग 10 सेकंड के बाद उसने उनका इस्तेमाल करना बंद कर दिया। ये पूरी जगह वास्तव में भूमिगत बनी हुई है। इवान ने एक गहरी सांस ली और अपने आसपास बनी गुफा जैसी संरचनाओं को देखते हुए कहा। जिस गोदाम से वह बाहर आया था वह भी गुफा को खोदकर बनाया गया था। वहां दर्जनों समान गोदाम जैसी संरचनाएं थीं और अलग अलग स्थानों पर जाने वाले अलग अलग रास्ते थे। यह एक भूल भुलैया की तरह था जिसे भूमिगत खोदा गया था। ये जगह बाहर से पूरी तरह से अलग थलग है और विभिन्न प्रकार के जालों से भरी हुई है, इसलिए भागने के बारे में सोचना भी मत। अगर आप इस भूल भुलैया के अंदर खो गए तो आप एक दयनीय मौत मरेंगे, केविन ने कहा जब उसने देखा कि कुछ लोग गुफा के अंदर खोदे गए विभिन्न रास्तों को देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह भागने के बारे में सोच रहा था। जब रोवन और अन्य लोगों ने केविन की बात सुनी तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई क्योंकि वे वाकई भागने के बारे में सोच रहे थे। इवान को इस बात की परवाह नहीं थी कि केविन क्या कह रहा था क्योंकि वह किसी और चीज़ के बारे में सोच रहा था। अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से उसने अपने आसपास के 2 किलोमीटर के क्षेत्र को स्कैन किया, लेकिन 2 किलोमीटर के क्षेत्र को स्कैन करने के बाद भी उसे भूल भुलैया के भीतर कोई नहीं दिखाई दिया। यहाँ क्या हो रहा है? इवान ने उलझन में खुद से सोचा। उसने सोचा कि अब तक उसने जितने भी डार्क गिल्ड बेस देखे थे उनकी तरह ये जगह भी उनके लिए काम करने वाले शिकारियों से भरी होगी, लेकिन केविन और बाकी 4 शिकारियों के अलावा उसे यहाँ कोई और नहीं दिखाई दिया। रुको अंडरस्को, अचानक इवान ने कुछ सोचा और एक बार फिर अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का इस्तेमाल किया, लेकिन अपने आसपास देखने के बजाय उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को ज़मीन के अंदर भेज दिया। भूमिगत में पहले किलोमीटर तक उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा, लेकिन 1 किलोमीटर के बाद उसे अचानक एक और भूल भुलैया दिखाई दी जो उस भूल भुलैया के नीचे बनी थी जिसमें वह था। वह अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके इस भूल भुलैया के चारों ओर देखना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने आगे की जांच करने के बारे में सोचा उसकी सहज प्रवृत्ति ने उसे रुकने के लिए कहा। उसे यकीन नहीं था कि इसका कारण क्या था, लेकिन उसे लगा कि अगर वह अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को और बढ़ाने की कोशिश करेगा तो उसे खोज लिया जाएगा। कम से कम मैं वहां से दर्जनों लोगों की आभा महसूस कर सकता हूं, इसका मतलब है कि यह जगह उनके अन्य ठिकानों से अलग नहीं है, इवान ने सोचा और अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करना बंद कर दिया। वह केविन का पीछा करता रहा और उसका पीछा करते हुए उसने भूल भुलैया में स्थित विभिन्न गोदामों को भी स्कैन किया। अधिकांश गोदाम निर्माण सामग्री और औजारों से भरे हुए थे, लेकिन कुछ गोदामों में इवान ने राक्षसों और कुछ मनुष्यों के सड़ते हुए शव देखे। यहाँ एक गोदाम भी था जो प्रयोगशाला जैसा दिख रहा था, जिसमें विभिन्न प्रकार के उपकरण भरे हुए थे जिन्हें इवान ने पहले कभी नहीं देखा था। अचानक इवान ने गोदामों में से एक में कुछ देखा और उसके कदम एक पल के लिए रुक गए, लेकिन वह ज़्यादा देर तक नहीं रुका और केविन और अन्य लोगों का पीछा करता रहा। ऐसा लगता है कि ये लोग सेंट्रल सिटी में मुझ पर हमला करने वाले लोगों के समान हैं, इवान ने सोचा, 20 लोगों को देखते हुए जो कठपुतलियों की तरह गोदामों में से एक में खड़े थे। इवान पूरी भूमिगत भूल भुलैया को नष्ट करना चाहता था, खासकर एक गोदाम को देखने के बाद जो मनुष्यों के खून और उनके सड़ते हुए शरीर से भरा हुआ था, लेकिन वह जानता था कि यह समय नहीं था। चूंकि यह जगह भूमिगत स्थित है, मुझे लगता है कि अगर मैं उस हमले का उपयोग करता हूं तो मैं इस जगह को आगे बढ़ाने के लिए हमारा द्वारा बनाई गई सभी संरचनाओं को नष्ट कर सकता हूं, इवान ने मन ही मन सोचा और उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। 10 मिनट चलने के बाद केविन उन्हें एक छोटे से कमरे के सामने ले आया जो गुफा के भीतर ही खोदा गया था। कमरे में प्रवेश करने से पहले ही इवान को यह महसूस हो गया था कि अंदर क्या है। एक और टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन।
केविन ने कमरे का काला लोहे का दरवाज़ा खोला और जैसा कि इवान ने उम्मीद की थी, उसने इसके अंदर एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन देखा। ये वह फॉर्मेशन होना चाहिए जो हमें हमारे नीचे स्थित भूल भुलैया में टेलीपोर्ट करेगा, इवान ने सोचा और केविन और अन्य लोगों के साथ कमरे के अंदर चला गया। केविन ने फॉर्मेशन को सक्रिय किया और वे सभी कमरे से गायब हो गए। जब इवान टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के दूसरे छोर पर पहुंचा तो उसने तुरंत महसूस किया कि उसकी दिशा में दसियों आंखें देख रही हैं। जब इवान को कई लोगों की उपस्थिति का एहसास हुआ तो उसने कुछ नहीं किया और शांति से अपने चारों ओर देखा। अब इसे ही आप छिपा हुआ बेस कहते हैं। इवान के सामने एक जगह थी जो भूमिगत शहर की तरह दिख रही थी। डी रैंक से लेकर बी जोड़ रैंक तक के शिकारी हर जगह घूम रहे थे। इवान को और भी ज्यादा आश्चर्य इस बात से हुआ कि शिकारियों के अलावा उसने देखा कि सी जोड़ रैंक से लेकर ए रैंक तक के कुछ राक्षस भी शहर में घूम रहे थे। टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के पास मौजूद ज्यादातर लोग और राक्षस उनकी दिशा में देख रहे थे। जब इतने सारे लोग एक साथ उन्हें देख रहे थे तो रोवन और दूसरे लोगों के पैर कांपने लगे। अंतर मत करो और मेरे पीछे आओ, केविन की आवाज़ सुनकर ही वे होश में आए और जल्दी से उसके पीछे चले गए। ये लोग थोड़े अजीब हैं, इवान ने अंदर से कहा जब उसने आसपास घूम रहे लोगों को देखा। अचानक उसे सी जोड़ रैंक के एक शिकारी की आभा महसूस हुई और उसे आखिरकार समझ में आ गया कि जो लोग इधर उधर घूम रहे थे उनके साथ क्या गड़बड़ थी। ये सभी लोग कालोस जैसे ही हैं, इवान ने उनके शरीर से निकलने वाले राक्षसों की आभा की पुष्टि करने के बाद अंदर से कहा। अगर उच्च स्तर के शिकारी हैं जो राक्षसों के साथ भी जुड़े हुए हैं तो उन्हें मारना आसान नहीं होगा। इवान अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके उस क्षेत्र में उच्च रैंकिंग वाले शिकारियों की संख्या की पुष्टि करना चाहता था, लेकिन उसकी सहज प्रवृत्ति अभी भी उसे अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग न करने के लिए कह रही थी। ऐसा लगता है कि यह कार्य जितना मैंने शुरू में सोचा था उससे कहीं अधिक परेशानी भरा होगा, इवान ने आह भरी और केविन के पीछे चलना जारी रखा। 5 मिनट बाद केविन एक इमारत के सामने रुका और रोवन और अन्य लोगों को देखा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच पाएंगे और हमारे साथ शामिल हो पाएंगे, उसने कहा और इमारत का दरवाजा खोल दिया। अध्याय 523 संभावना भाग 1। 2A+ रैंकर्स, इवान ने खुद से कहा जब उसने इमारत के सामने रुकने के बाद 2A+ रैंक के शिकारियों की नज़र महसूस की। दोनों A+ रैंक के शिकारी बहुत अच्छी तरह से छिपे हुए थे और इवान के अलावा कोई भी उन्हें भांप नहीं पाया। उनकी जंगली आभा से मुझे लगता है कि वे भी ऐसे शिकारी हैं जिन्होंने खुद को राक्षसों के साथ मिला लिया है। इवान ने अपनी आंखें सिकोड़ ली क्योंकि उसे यकीन था कि एक A+ रैंक के शिकारी की शक्ति जो खुद को एक राक्षस के साथ मिला लेता है सामान्य नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच जाएंगे और हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। केविन भी 2A+ रैंक के शिकारियों की मौजूदगी से अनजान था, इसलिए उसने रोवन और अन्य लोगों से कहा और इमारत का दरवाज़ा खोल दिया। रोवन और अन्य लोगों ने एक दूसरे को झिझकती आंखों से देखा और केविन के पीछे इमारत के अंदर चले गए। अंदर जाने से पहले इवान ने एक पल के लिए इमारत को देखा। उसे लगा कि वह भेड़ियों की मांद में घुसने जा रहा है, लेकिन स्थिति के बारे में चिंतित होने के बजाय किसी कारण से वह काफ़ी उत्साहित महसूस कर रहा था। यह अच्छा है कि मैं सीधे हमला करने के बजाय सेड्रिक का उपयोग करके यहाँ आया। अब मुझे कम से कम ये पता है कि अमारा के अलावा कुछ उच्च स्तरीय राक्षस और उच्च स्तरीय शिकारी हैं जिनसे मुझे सावधान रहना होगा, इवान ने सोचा और रोवन और अन्य लोगों के पीछे चला गया। इमारत में प्रवेश करने के बाद केविन ने एक लिफ्ट ली और इवान और अन्य लोगों को भूमिगत में और भी गहराई तक ले आया। वे भूमिगत ऐसी चीज़ बनाने में कैसे कामयाब हुए? केविन को भूमिगत में और भी गहराई तक ले जाने के लिए लिफ्ट का उपयोग करते हुए देखने के बाद इवान सोचने से खुद को रोक नहीं सका। एक और बात जिसने इवान को चौंका दिया वह ये थी कि उसकी आध्यात्मिक इंद्रियां लिफ्ट की दीवारों से होकर नहीं गुजर पा रही थीं। वहाँ एक उच्च स्तरीय संरचना थी जो उसकी आध्यात्मिक इंद्रियों को लिफ्ट के दूसरी तरफ क्या है ये देखने से रोक रही थी। इवान को लगा कि अगर वह अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों की पूरी शक्ति का इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा तो वह देख पाएगा कि लिफ्ट के दूसरी तरफ क्या है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसे पकड़े जाने का डर था। 500 मीटर भूमिगत जाने के बाद लिफ्ट अचानक रुक गई और उसका दरवाज़ा खुलने लगा। अब हम लगभग 2.5 किलोमीटर भूमिगत हैं, इवान ने सोचा और उन 7 सामान्य लोगों की ओर देखा जो उनके साथ थे। रोवन और अन्य डी जोड़ रैंक के शिकारी ठीक थे, लेकिन भूमिगत दबाव के कारण उन 7 को पहले से ही असहज महसूस होने लगा था। जल्द ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुल गया और वे सभी आखिरकार देख पाए कि लिफ्ट के दूसरी तरफ क्या है। जब रोवन और अन्य लोगों ने लिफ्ट के दरवाजे के पीछे का दृश्य देखा तो वे सदमे से मुंह खोले रह गए। इस बीच इवान की अभिव्यक्ति बेहद गंभीर हो गई। यहाँ क्या चल रहा है? इवान ने खुद से चौंकते हुए कहा। रोवन और अन्य लोगों के सामने एक जगह थी जो विभिन्न प्रकार के उपकरणों और अन्य उच्च तकनीक वाले उपकरणों के साथ एक प्रयोगशाला की तरह दिख रही थी। लेकिन उन्हें इस बात ने चौंकाया कि प्रयोगशाला के अंदर वे कई मानव आकार के टेस्ट ट्यूब देख सकते थे जो विभिन्न प्रकार के राक्षसों और मनुष्यों से भरे हुए थे।
इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि प्रयोगशाला के अंदर कई मानवरूपी राक्षस काम कर रहे थे। कुछ मानवरूपी राक्षस ऐसे थे जो मनुष्यों और ऑर्क्स के मिश्रण की तरह दिख रहे थे, कुछ भेड़ियों और मनुष्यों के मिश्रण की तरह दिख रहे थे और भी बहुत कुछ। पहली नज़र में प्रयोगशाला के अंदर कम से कम 20 अलग अलग प्रकार के मानवरूपी राक्षस थे। उन सभी ने सफ़ेद लैब कोट पहने हुए थे और लैब सहायकों की तरह दिख रहे थे। रोवन और अन्य शिकारियों की तरह इवान भी अपने सामने अजीब दृश्य देखकर चौंक गया। लेकिन कुछ और था जिसने उसे और भी चौंका दिया। ये सभी मानवरूपी राक्षस बी रैंक से लेकर ए रैंक तक के थे। इवान ने इतने सारे उच्च स्तर के मानवरूपी राक्षसों के कारण अंदर से हैरान महसूस किया। लेकिन अभी भी एक और बात थी जो उसे समझ में नहीं आ रही थी। मैं यहाँ 2 रैंक के शिकारियों की आभा महसूस कर सकता हूँ, इवान ने गंभीर भाव से सोचा और एक कदम आगे बढ़कर केविन और अन्य लोगों के साथ प्रयोगशाला में प्रवेश किया। काजिल के अनुसार केवल एक एस रैंक का शिकारी होना चाहिए, तो ये दूसरा एस रैंक वाला कौन है? ये सभी राक्षस क्या हैं? प्रयोगशाला के अंदर मौजूद मानवरूपी राक्षसों और टेस्ट ट्यूबों को देखने के बाद रोवन ने कांपती आवाज में केविन से पूछा। धिक्कार है, चाहे मैं इसे कितनी भी बार देखूं, लेकिन वह महिला वास्तव में एक पागल कुतिया है। केविन ने प्रयोगशाला के अंदर मौजूद मानवरूपी राक्षसों की बेजान आंखों को देखकर अपनी लार को निगलते हुए मन ही मन सोचा। जब उसने रोवन का सवाल सुना तो उसने एक गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम इन लोगों द्वारा खाए नहीं जाना चाहते हो तो कोई सवाल मत पूछो। केविन की बात सुनकर रोवन और अन्य लोगों का चेहरा पीला पड़ गया और उन्होंने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। केविन उन्हें प्रयोगशाला में और अंदर ले गया और मानवरूपी राक्षसों के अलावा उन्हें कोई नहीं दिखा। 1 मिनट के बाद रोवन और अन्य लोगों ने आखिरकार एक महिला को देखा जो हरे तरल पदार्थ से भरी एक टेस्ट ट्यूब के सामने खड़ी थी। लेकिन राक्षसों के बीच एक इंसान को देखकर राहत महसूस करने के बजाय केविन सहित उन सभी को यह देखकर ठंडक महसूस हुई कि महिला क्या कर रही थी। महिला टेस्ट ट्यूब को देख रही थी जो हरे रंग के तरल पदार्थ से भरी हुई थी। हरे रंग के तरल पदार्थ के अंदर एक औक दर्द से तड़प रहा था और उसका शरीर सूज रहा था जैसे कि वह किसी भी क्षण फट जाएगा। चूंकि महिला की पीठ उनके सामने थी इसलिए वे उसका चेहरा नहीं देख पा रहे थे, लेकिन इवान के लिए महिला की पहचान का अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था। अब मुझे समझ में आया कि मुझे पहले 2 रैंक के शिकारियों की आभा क्यों महसूस हुई, इवान ने सोचा और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। काजिल ने मुझे बताया कि अमारा एक जोड़ रैंक की शिकारी थी, लेकिन ऐसा लगता है कि वह एस रैंक तक पहुंच गई है। ओह, तुम लोग यहाँ हो। अचानक अमारा ने मुड़कर इवान और दूसरों की तरफ देखा जब उसे उनकी उपस्थिति का एहसास हुआ। जब वह पलटी तो वे सभी आखिरकार उसका चेहरा देख पाए। वह अपने मध्य 30वें दशक में दिख रही थी और उसका चेहरा सुंदर कोमल दिख रहा था। लंबे काले बाल, एम्बर रंग की आंखें और पतली पलकें थीं। उसने एक लंबा सफ़ेद लैब कोट पहना हुआ था और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। धमाका! जैसे ही वह मुड़ी, ऑक का शरीर फट गया और टेस्ट ट्यूब के अंदर मौजूद हरे रंग का तरल पदार्थ लाल हो गया। रोवन और अन्य लोगों के चेहरे पीले पड़ गए जब उन्होंने ये देखा, लेकिन अमारा को उनकी परवाह नहीं थी। आपके काम के लिए धन्यवाद केविन, उसने केविन से कहा और उसकी नज़र इवान पर रुक गई जो रोवन और अन्य लोगों के साथ खड़ा था। मुझे वास्तव में बी रैंक के शिकारी की ज़रूरत थी क्योंकि मुझे कुछ परीक्षण करना था। यह अच्छा है कि सेड्रिक ने उसे मेरे लिए पकड़ लिया, अमारा ने कहा और रोवन और अन्य लोगों को देखे बिना वहां से चलने लगी। मेरे पीछे आओ बी रैंक के आदमी, अगर ये परीक्षण सफल रहा तो तुम वह शक्ति प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हो जिसके बारे में तुम केवल सपने ही देख सकते हो। अमारा अभी कुछ मीटर ही चली थी कि वह अचानक रुक गई क्योंकि उसने देखा कि इवान उसका पीछा नहीं कर रहा था। अध्याय 524 चांस भाग 2। जब अमारा ने उसे बुलाया तो इवान हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह आते ही उसे बुलाएगी, और आश्चर्य के कारण अमारा के चले जाने के बाद भी वह नहीं हिला। ओई पंक, क्या तुम मरना चाहते हो? जब मैम तुम्हें बुला रही हैं तो तुम क्यों खड़े हो? केविन की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर इवान अपने होश में आया। माफ़ करना, मैं उन मानवरूपी राक्षसों को देखकर चौंक गया था और जब उसने मुझे बुलाया तो मैं समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाया। इवान जल्दी से आगे आया और केविन से माफ़ी मांगने वाले लहजे में कहा। केविन ने मन ही मन कोसा जब उसने देखा कि इवान अमारा के बजाय उसे माफ़ी मांग रहा था। कृपया इस आदमी को माफ़ कर दो, वह वास्तव में मानसिक रूप से बीमार है इसलिए वह अपने क्षतिग्रस्त मस्तिष्क के साथ ठीक से सोच नहीं सकता। केविन ने जल्दी से अमारा से कहा कि वह इवान को मार देगी और उस पर अपना परीक्षण करेगी। मानसिक रूप से बीमार? केविन की बात सुनकर अमारा ने भौहें उठाईं और इवान को ध्यान से देखा। मुझे तो वह बिल्कुल ठीक लग रहा है। वह वास्तव में अपनी स्थिति को ठीक से समझ नहीं पा रहा है, वह तो दिखावा भी कर रहा था अंडरस्को। बस, अमारा ने केविन को बोलने से पहले ही रोक दिया, मेरे पास तुम्हारी बेवकूफ़ी भरी कहानियां सुनने का समय नहीं है। ये कहने के बाद उसने केविन को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और इवान से थोड़ी ठंडी आवाज़ में कहा, मेरे साथ आओ। इस बार इवान बिना देर किए तुरंत उसके पीछे चला गया।
तुम कुतिया, कम से कम मुझे तो बताओ कि मुझे इन लोगों के साथ क्या करना चाहिए। केविन ने मन ही मन को कोसा जब उसने देखा कि अमारा उसे बताए बिना जा रही है कि उसे रोवन और अन्य लोगों के साथ क्या करना चाहिए। अमारा का पीछा करते हुए इवान ने देखा कि पूरी प्रयोगशाला की दीवारें उस लिफ्ट की दीवारों के समान थीं जिसे उसने पहले देखा था। पूरी प्रयोगशाला संरचनाओं से ढकी हुई थी और उसकी आध्यात्मिक इंद्रियां प्रयोगशाला की दीवारों में प्रवेश नहीं कर पा रही थीं, ठीक वैसे ही जैसे लिफ्ट की दीवारें थीं। जल्द ही अमारा उसे एक प्रयोगशाला कक्ष के सामने ले आए। लैब रूम का दरवाज़ा खुला और वह इवान को अपने पीछे आने का इशारा करते हुए अंदर चली गई। ये कमरा, जब इवान ने लैब रूम की बाहरी दीवारें देखीं तो अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। वह जल्दी से अमारा के पीछे कमरे के अंदर चला गया और कमरे के अंदर की दीवारें भी वैसी ही थीं। उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़े और हल्की सी मुस्कान बिखेरी। मुझे लग रहा है कि दूसरा एस रैंक शिकारी जिसकी आभा मैंने पहले महसूस की थी, अभी भी वहाँ है। केविन और अन्य पर नज़र रख रहा है। अगर ऐसा है तो यह मेरा मौका हो सकता है, इवान ने सोचा और उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। जब वह अमारा के पीछे गया तो लैब रूम का दरवाज़ा बंद हो गया और इवान की मुस्कान और भी स्पष्ट हो गई। आश्चर्यजनक रूप से लैब रूम वास्तव में काफ़ी बड़ा था। अंदर जाने के बाद ही इवान को एहसास हुआ कि वह इसे कमरा नहीं कह सकता क्योंकि लैब कम से कम एक फुटबॉल स्टेडियम के आधे आकार की थी। मुझे मत बताओ कि वह अंतरिक्ष विस्तार संरचना भी बना सकती है, इवान ने मन ही मन सोचा। एक बार फिर चौंक गया। बाहर से प्रयोगशाला बहुत छोटी लग रही थी, इसलिए उसके बड़े आकार का एकमात्र कारण जो वह सोच सकता था वह था अंतरिक्ष विस्तार संरचना। मुझे उसे अपनी छाया में बदलना होगा, इवान ने खुद से कहा और यह जानने के बाद कि वह अंतरिक्ष विस्तार संरचनाएं भी बना सकती है, उसने गहरी सांस ली। प्रयोगशाला के कुछ उपकरणों और अजीब राक्षसों से भरे टेस्ट ट्यूबों के अलावा प्रयोगशाला के अंदर और कुछ नहीं था। अमारा एक खाली टेस्ट ट्यूब के सामने रुकी जो बैंगनी तरल से भरी हुई थी। इसे पी लो। रुकने के बाद उसने लाल औषधि की एक बोतल निकाली और इवान को थमा दी। इवान ने औषधि की बोतल लेने के बाद एक भान उठाए और उसके विवरण को देखने की कोशिश की, लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह, उसे केवल प्रश्न चिन्ह दिखाई दिए। औषधि के बारे में कोई विवरण नहीं था। यह क्या है? ये देखते हुए कि वह औषधि के विवरण की पुष्टि नहीं कर सका, इवान ने इसे जल्दबाजी में पीने की हिम्मत नहीं की और अमारा से पूछा, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, बस इसे पी लो और टेस्ट ट्यूब के अंदर जाओ, अमारा ने ठंडे स्वर में कहा और टेस्ट ट्यूब से जुड़ी एक बड़ी स्क्रीन की ओर चली गई। वह मेरे साथ लैब के चूहे की तरह व्यवहार कर रही है, हो, इवान ने मन ही मन कहा और उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक भाव दिखाई दिया। अगर यह इस लैब रूम के बाहर हुआ होता तो मुझे कुछ करने से पहले 2 बार सोचना पड़ता, लेकिन चूंकि उसने खुद मुझे ये सुनहरा अवसर दिया है, इसलिए मेरे पास इसका उपयोग न करने का कोई कारण नहीं है, इवान ने धीमी आवाज में कहा और पोशन की बोतल का कॉर्क खोला। जब अमारा ने बोतल खुलने की आवाज़ सुनी तो वह पलटी और अपने कोमल चेहरे पर मुस्कान के साथ उसे देखा। इवान ने भी उसे एक कोमल मुस्कान दिखाई जो उसके गुंडे जैसे चेहरे की वजह से थोड़ी टेढ़ी लग रही थी और अचानक पोशन की बोतल को उल्टा कर दिया। फर्श पर तरल के छींटे पड़ने की आवाज़ पूरी प्रयोगशाला में गूंज उठी और अमारा के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। तुम क्या कर रहे हो? वास्तव में मुझे इसकी गंध पसंद नहीं है। क्या इसमें स्ट्रॉबेरी या चॉकलेट का स्वाद है? इवान ने सारा पोशन जमीन पर छिड़कने के बाद पूछा। यह एक पोशन है, कॉन्डोम नहीं जो अलग अलग स्वादों में आता है, इसलिए मेरा समय बर्बाद करना बंद करो और इसे पी लो इससे पहले कि मैं इसे जबरदस्ती तुम्हारे अंदर डाल दूं, अमारा ने ठंडी आवाज़ में कहा और इवान की ओर पोशन की एक और बोतल फेंक दी। वह सिर्फ इसलिए भड़की नहीं क्योंकि केविन ने उसे बताया था कि इवान मानसिक रूप से बीमार है। महिला, अपने शब्दों से सावधान रहो, अन्यथा लोग संदेह करना शुरू कर देंगे कि तुम यहाँ किस तरह का प्रयोग कर रही हो, इवान ने लापरवाही से कहा और अमारा द्वारा फेंकी गई औषधि की बोतल को फिर से उल्टा कर दिया, जिससे सारी औषधि जमीन पर गिर गई। ये देखकर अमारा का चेहरा काला पड़ गया और उसके शरीर से हत्या की भावनाएं निकलने लगीं। इवान ने अमारा द्वारा छोड़े जा रहे हत्या के इरादे को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और उसे देखकर मुस्कुराया। प्रयोगशाला को दूसरों से छिपाने के लिए तुमने जो संरचनाएं बनाई हैं उनकी बदौलत मेरा काम बहुत आसान हो गया, इवान ने कहा और अपनी उंगलियां चटकाईं। जैसे ही उसने अपनी उंगलियां चटकाईं, ग्रोथ लिंक कौशल के प्रभाव का उपयोग करके उसने अपनी छाया मरे से जो दूसरा कौशल लिया था वह सक्रिय हो गया। सोनिक बैरियर, पूरी प्रयोगशाला को कवर करने वाली संरचनाएं उच्च स्तर की अलगाव संरचनाएं थीं। उन संरचनाओं के कारण शिकारियों की आभा भी प्रयोगशाला से बाहर नहीं जा सकती थी। वे संरचनाएं भी कारण थीं कि इवान प्रयोगशाला में प्रवेश करने से पहले अमारा और अन्य मानवरूपी राक्षसों की आभा को महसूस नहीं कर पाया था। जब अमारा इवान को प्रयोगशाला कक्ष में लाया तो उसने वही संरचनाएं देखी जो पूरी प्रयोगशाला को कवर कर रही थीं। उन संरचनाओं को देखकर इवान को एहसास हुआ कि अमारा को बाहर निकालने का यह उसका सबसे अच्छा मौका है क्योंकि अलगाव संरचनाओं के कारण कोई भी यह नहीं बता पाएगा कि प्रयोगशाला कक्ष के अंदर क्या हो रहा है।
इवान एस्केप स्क्रॉल का उपयोग करके अमारा को भागने से रोकना चाहता था, इसलिए उसने ग्रोथ लिंक कौशल के दूसरे प्रभाव का उपयोग किया और सोनिक बैरियर कौशल लिया जो उसे रोक सकता था। वह ध्वनि अवरोध बनाने के लिए अपनी 3 ध्वनि तितलियों को बुला सकता था, लेकिन इवान को यकीन था कि इसाक के विपरीत अमारा के पास निश्चित रूप से एक उच्च स्तर का एस्केप स्क्रॉल होगा, इसलिए उसने खुद ही कौशल का उपयोग किया। उसने कौशल को डालने के लिए विश्वसार का उपयोग किया, इसलिए इसकी शक्ति उस अवरोध की तुलना में पूरी तरह से अलग स्तर पर थी जो इवान द्वारा इसाक से निपटने पर ध्वनि तितलियों ने बनाया था। जब अमारा ने अंतरिक्ष को सीमित करने वाली ध्वनि तरंगों को महसूस किया तो वह स्तब्ध रह गई। वह एक एस रैंक शिकारी थी, इसलिए वह बता सकती थी कि अंतरिक्ष की सीमा बहुत मजबूत थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने प्रयोगशाला कक्ष के पूरे स्थान को जमा दिया हो। तुम कौन हो? इवान को संकुचित आंखों से देखते हुए अमारा ने पूछा। ध्वनि अवरोध कौशल की शक्ति को महसूस करके ही वह बता सकती थी कि वह भी रैंक शिकारी नहीं था। इवान ने अमारा के सवाल का जवाब नहीं दिया और इसके बजाय अपने छाया भंडारण से स्टोन बफेलो को बुलाया जिसका नाम स्टोनी था। इस पूरे स्थान को सुदृढ़ करो स्टोनी। एस रैंक शिकारियों के बीच लड़ाई कोई मजाक नहीं थी और इवान जानता था कि अगर वह अमारा के खिलाफ लापरवाही से लड़ता है तो पूरा प्रयोगशाला कक्ष ढह जाएगा। उसका खुद को भूमिगत दफनाने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए कुछ भी करने से पहले उसने स्टोनी से अपने कौशल से पूरे प्रयोगशाला कक्ष को सुदृढ़ करने के लिए कहा। इवान की आवाज़ सुनकर स्टोनी ने हल्के से म्यू किया और अपने एक सामने के पैर को ज़मीन पर थपथपाया। जैसे ही उसने अपना पैर पटका, चांदी के रंग के पत्थर की एक परत फट गई और पूरी प्रयोगशाला को इतनी तेजी से ढकना शुरू कर दिया कि उसे नंगी आंखों से भी देखा जा सकता था। पत्थर की परत मोटी नहीं थी, लेकिन चांदी के पत्थर को देखकर कोई भी बता सकता था कि यह कोई सामान्य पत्थर नहीं है। अमारा ने अपनी आंखें चौड़ी करके सब कुछ देखा। एक बुलाया हुआ राक्षस जो काले रंग का है और जिसकी आंखें बैंगनी रंग की जल रही हैं। यह आदमी है। स्टोनी की शक्ल देखकर अमरा को तुरंत उस व्यक्ति के बारे में याद आया जिसके बारे में सेरा ने उसे कुछ दिन पहले बताया था। तुम इवान हो? हम। अमरा की बात सुनकर इवान ने भौहें चढ़ाईं। लगता है कि उस कुतिया ने पहले ही सबको मेरे बारे में बता दिया है, हो, इवान ने कहा और उसका रूप सामान्य होने लगा। हालांकि अमरा को पहले से ही इसकी उम्मीद थी, लेकिन जब उसने इवान को देखा तो वह दंग रह गई। सेरा से मिली जानकारी के अनुसार इवान जिस उच्चतम स्तर के राक्षस को बुला सकता था वह A+ रैंक का राक्षस था, लेकिन स्टोनी को देखकर जो एस रैंक राक्षस की आभा छोड़ रहा था वह गलत जानकारी देने के लिए सेरा को कोसने से खुद को नहीं रोक पाए। लेकिन मानवरूपी राक्षसों और बाहर मौजूद दूसरे एस रैंक शिकारी के बारे में याद करने के बाद वह जल्द ही शांत हो गई। मुझे लगता है कि यह भी ठीक है, अमारा ने बड़बड़ाया और चेहरे पर मुस्कान के साथ इवान की ओर देखा। क्या तुम मुझे मारने आए हो? मुझे लगता है कि तुम ऐसा कह सकते हो, इवान ने अमारा की बात सुनकर कहा, क्योंकि वह पूरी तरह से सही नहीं थी। उसे मारने के बजाय वह उसे एक छाया मरे में बदलने आया था। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम ये सोचकर बहुत घमंडी हो रहे हो कि तुम मुझे मार सकते हो क्योंकि तुमने इस जगह को अलग थलग कर दिया है? इवान की बात सुनने के बाद अमारा ने पूछा। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे भी लगता है कि मैं जल्दबाजी कर रही हूँ, इवान ने कहा। इस जगह पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे लिए भी खतरनाक हैं, जैसे कि एस रैंक का शिकारी जो बाहर है। जाहिर है वह आदमी खुद को छिपाने में माहिर है। अगर वह मुझ पर छिपकर हमला करने की कोशिश करता है तो मेरे लिए उसके हमले से बचना मुश्किल होगा, इसलिए मुझे लगता है कि जब हम अकेले हों तो तुम्हें बाहर निकालना सबसे अच्छा है, ताकि बाद में मुझे तुम दोनों से एक साथ लड़ना न पड़े। जब अमारा ने सुना, तुम्हें वोलाक के बारे में भी पता है? वोलाक एस रैंक का शिकारी था जो केविन और बाहर मौजूद अन्य लोगों पर नजर रख रहा था। अमारा को यकीन था कि उसके छिपने के कौशल काजिल से भी बेहतर थे, क्योंकि उसने उसके साथ जो किया उसके कारण वह काफ़ी हैरान थी कि इवान प्रयोगशाला के अंदर उसकी उपस्थिति को महसूस करने में सक्षम था। हालांकि यह मंद था, वह आदमी एक राक्षस की जंगली आभा भी छोड़ रहा था, जो राक्षसों के साथ जुड़े सभी लोग छोड़ते हैं। उस जंगली आभा के कारण मैं उसकी उपस्थिति को महसूस करने में सक्षम था, इवान ने कहा, और जब उसने अमारा की संकुचित आंखों को देखा तो उसने अपने कंधे उचका दिए। तुम मेरी उम्मीद से बेहतर हो। तारीफ के लिए शुक्रिया, लेकिन इवान ने कहा और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए पावर और स्किल का इस्तेमाल किया। भले ही तुम मेरी तारीफ करो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। वूश! अचानक वह अपनी जगह से गायब हो गया और अमारा के सामने आ गया। उसकी मुट्ठी नीली रोशनी से चमक उठी और उसने अमारा के सिर पर मुक्का मारा। जब इवान ने उसे मुक्का मारा तो अमारा ने कोई प्रतिक्रिया भी नहीं की। ऐसा लग रहा था कि वह इवान की अत्यधिक चपलता के कारण उसका पीछा नहीं कर सकती थी। लेकिन जैसे ही इवान का मुक्का उसके सिर पर लगने वाला था, उसके लैब कोट पर उकेरी गई एक छोटी सी संरचना चमक उठी। धमाका! पूरे लैब रूम में एक धमाकेदार आवाज़ गूंजी और हवा प्रभाव के केंद्र से दूर चली गई। मुझे पता था कि एक ही मुक्का से तुम्हारा सिर उड़ा पाना असंभव होगा, इवान ने धीमी आवाज़ में कहा और अमारा को ढकने वाले सफ़ेद अवरोध को देखा।
अवरोध किसी कलाकृति द्वारा नहीं बनाया गया था, बल्कि उसके लैब कोट पर उकेरे गए गठन से निकला था। आपको निराश करने के लिए खेद है, लेकिन मुझे लगता है कि आपके लिए मुझे मारना असंभव होगा। आप देखिए, अमारा जो अवरोध के अंदर थी और उसने एक रैंक कोर दिखाया जिसे वह पकड़े हुए थी। यह एक विशेष गठन है जिसे मैंने खुद को बचाने के लिए बनाया है। जब तक मैं कोर का उपयोग करके ऊर्जा प्रदान कर सकती हूँ, ये गठन कभी नहीं टूटेगा। इसलिए आप मुझे मारने के बारे में भूल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास मेरे स्टोरेज रिंग के अंदर सैकड़ों कोर हैं जिनका उपयोग मैं अवरोध को लंबे समय तक सक्रिय रखने के लिए कर सकती हूँ। इवान को आश्चर्य हुआ जब उसने सुना कि उसने अपने लैब कोट पर गठन को उकेरा है, क्योंकि वह जानता है कि लैब कोट जैसी किसी चीज़ पर इस तरह के गठन को उकेरना आसान नहीं है। लेकिन जल्द ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि वह उसे एक छाया मरे हुए में बदलने के बाद अपने कपड़ों पर भी इस तरह के गठन को उकेरने के लिए कहने के बारे में सोच रहा था। अमारा को लगा कि कुछ ठीक नहीं है जब उसने इवान की मुस्कान देखी, क्योंकि वह बाधा के बारे में जरा भी चिंतित नहीं दिख रहा था। इससे पहले कि वह उससे पूछ पाती कि वह क्यों मुस्कुरा रहा है, इवान के शरीर से एक काली आभा निकली और शैडो वॉक। इवान ने अपनी शैडो वॉक स्किल का इस्तेमाल किया और अचानक उस बैरियर के अंदर आ गया जो अमारा को कवर कर रहा था। क्या अंडरस्को? अमारा चौंक गई जब उसने देखा कि इवान अचानक उसके बैरियर के अंदर आ गया। इवान उसे एक ही हमले में मार डालना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह उस पर हमला कर पाता, अमारा के लैब कोट पर उकेरी गई संरचनाओं में से एक अपने आप सक्रिय हो गई। वह जिस रैंक कोर को पकड़े हुए थी वह तुरंत धूल में बदल गया और उसके शरीर से एक मजबूत बल निकला जिससे इवान पीछे की ओर उड़ गया। इवान ने बीच हवा में अपने शरीर को नियंत्रित किया और उससे 50 मीटर दूर जा गिरा। अपने मजबूत शरीर की वजह से वह घायल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसे गुस्सा आ रहा था कि उसने लड़ाई को एक पल में खत्म करने का इतना अच्छा मौका गंवा दिया। जैसा कि उम्मीद थी, उस घटिया कोर पर कई संरचनाएं उकेरी गई हैं। इवान ने मन ही मन को कोसा और एक बार फिर अमारा की ओर दौड़ा। अपनी उच्च चपलता की वजह से उसने 50 मीटर की दूरी बहुत तेजी से तय की और एक पल में उसके सामने पहुंच गया। ध्वनि अनुनाद कौशल का उपयोग करके उसे मुक्का मारते समय उसके हाथ नीले प्रकाश से चमक उठे। हमला करते समय वह अमारा के लैब कोट पर अतिरिक्त ध्यान दे रहा था, क्योंकि उस पर उत्कीर्ण संरचनाएं थीं। क्या आपको लगता है कि मैं केवल संरचनाओं का उपयोग करके ही लड़ सकता हूं? अचानक इवान ने अमारा की आवाज़ सुनी और देखा कि पीछे हटने के बजाय वह एक कदम आगे बढ़ी और अपने ही मुक्के से उसके मुक्के का सामना किया। पहले तो इवान हैरान हुआ, लेकिन जल्द ही उसका आश्चर्य सदमे में बदल गया जब उसकी मुट्ठी अमारा के मुक्के से टकराए और उसने इसके पीछे की शक्ति को महसूस किया। लैब रूम में एक तेज धमाकेदार आवाज़ गूंजी। क्रैक। हड्डी टूटने की आवाज़ के साथ इवान पीछे की ओर उड़ गया जैसे कि उसे किसी ट्रक ने टक्कर मार दी हो। धमाका। वह लैब रूम की दीवार से टकराया जो चांदी के पत्थरों से ढकी हुई थी और खून की खांसी हुई। उनके टकराव से उत्पन्न शॉकवेव पूरे लैब रूम में फैल गई और स्टोनी द्वारा लैब को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किए गए चांदी के पत्थर टूटने लगे। इससे पहले कि इवान समझ पाता कि क्या हुआ, उसने महसूस किया कि तेज हवा का झोंका उसकी ओर आ रहा है। उसने तुरंत अपनी चपलता बढ़ाने के लिए अस्थायी वेग और हवा के हेरफेर का इस्तेमाल किया और जल्दी से वहां से दूर चला गया। जैसे ही वह दूर चला, कुछ पल पहले जिस जगह पर वह था वहां कुछ टकराया। जब इवान ने वहां देखा तो उसने देखा कि अमारा वहां खड़ी है, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ उसे देख रही है। उसने उसकी मुस्कान को अनदेखा किया और उसके हाथों को देखा जो अब किसी राक्षस के पंजे की तरह दिख रहे थे। उसके हाथ गहरे बैंगनी रंग के थे और उनमें से 10 सेंटीमीटर लंबे नाखून निकल रहे थे। अब मुझे समझ में आया कि उसकी रैंक अचानक एस रैंक तक कैसे बढ़ गई। इवान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं जब उसने अमारा के पंजे जैसे हाथ देखे। जिस क्षण इवान ने अमारा को देखा, उसे लगा कि यह अजीब है कि वह एस रैंक की शिकारी बन गई, क्योंकि काजिल के अनुसार कुछ महीने पहले ही वह ए+ रैंक पर पहुंची थी। ए+ रैंक पर पहुंचने के कुछ ही महीनों बाद सामान्य लोगों के लिए एस रैंक पर पहुंचना असंभव है। इवान के विपरीत, जिसके पास सम्राट कोर है जो उसके प्राइम कोर को स्थिर कर सकता है, सामान्य लोगों को आगे बढ़ने के बाद अपने कोर को स्थिर करने के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। यही कारण है कि इवान आश्चर्यचकित था जब उसने देखा कि अमारा एस रैंक शिकारी थी। लेकिन उन पंजे जैसे हाथों को देखने के बाद वह आखिरकार अनुमान लगा सकता है कि वह एस रैंक तक कैसे पहुंची। तुमने खुद को एस रैंक राक्षस के साथ जोड़ लिया, इवान ने सवालिया लहजे में कहा, लेकिन उसकी आवाज़ निश्चितता से भरी थी। ओह, तो आप बता सकते हैं? इवान की बात सुनते ही अमारा ने एक भान उठाई, लेकिन वह जल्द ही मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। ये बहुत पहले की बात नहीं है जब मैंने खुद को राक्षस के साथ जोड़ लिया था, और यह पहली बार है जब मैं इस शक्ति का उपयोग कर रही हूँ। इवान ने बाहर से ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, लेकिन अंदर से वह काफ़ी हैरान था। केंद्रीय शहर में जब उसने सेरा द्वारा भेजे गए लोगों का सामना किया तो उसने देखा कि राक्षसों की शक्ति का उपयोग करने पर उन लोगों की शक्ति कैसे बढ़ गई। बी जोड़ रैंक के शिकारी ए रैंक के शिखर पर पहुंच गए जब वे पूरी तरह से मानवरूपी राक्षसों में बदल गए। अमारा ने खुद को एस रैंक के राक्षस के साथ मिलाने के बाद एस रैंक हासिल की।
इसलिए इवान को यह भी यकीन नहीं था कि अगर वह पूरी तरह से बदल गई तो उसकी ताकत कितनी बढ़ जाएगी। अब क्या तुम्हें यहाँ आने का पछतावा है? अमारा ने अपने चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान के साथ पूछा जब उसने देखा कि इवान कुछ नहीं बोल रहा था। जब इवान ने उसकी बात सुनी तो उसने उसके पंजे जैसे हाथों को देखना बंद कर दिया। तुम्हारी बात पर पछतावा है, इवान ने बड़बड़ाया और एक सफ़ेद रोशनी ने उसके दाहिने हाथ को ढक दिया जो अमारा के साथ उसके पिछले संघर्ष के कारण टूट गया था। जब अमारा ने देखा कि इवान का हाथ नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से ठीक हो रहा था तो उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम पहले ही जीत चुके हो तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो, इवान ने कहा और अपने हाथ के पूरी तरह से ठीक हो जाने के बाद पुनर्जनन का उपयोग करना बंद कर दिया। मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल करते समय सिर्फ सावधानी बरत रहा था क्योंकि मुझे डर था कि तुम मांस के पेस्ट में बदल जाओगे, लेकिन चूंकि तुमने खुद को एक एस रैंक राक्षस के साथ जोड़ लिया है, इसलिए मुझे लगता है कि अब मुझे इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अचानक इवान के शरीर से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी और वह अमारा की ओर भागा। अज्ञानी मूर्ख, अमारा ने अपने चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव के साथ कहा जब उसने इवान को अपनी ओर बढ़ते देखा। उसके पंजे जैसे हाथ बैंगनी रोशनी से चमक उठे और उसने उस पर वार किया। अमारा की ओर भागते समय इवान ने पावर आभा, वायु हेरफेर, मनसुदरीकरण और अस्थायी वेग का इस्तेमाल किया। अमारा ने सोचा कि इवान पिछली बार की तरह घायल होने से बचने के लिए उसके हमले को चकमा देगा, लेकिन वह चौंक गई जब इवान ने अपना एक हाथ उठाया और उस पंजे को पकड़ लिया जिसका इस्तेमाल उसने उस पर वार करने के लिए किया था। असंभव, अमारा चौंक गई जब इवान ने बिना घायल हुए उसके पंजे को पकड़ लिया और चाहे उसने कितनी भी ताकत लगाई हो, वह अपने पंजे को वापस नहीं खींच पाए। वह हमला करने के लिए अपने दूसरे पंजे का इस्तेमाल करने वाली थी, लेकिन इससे पहले कि वह हमला कर पाती, इवान की आंखें चमक उठीं और उसने मन-दमन कौशल का इस्तेमाल किया। अमारा को भयंकर सिरदर्द महसूस हुआ और एक पल के लिए उसका ध्यान भटक गया। मुझे उम्मीद है कि तुम सिर्फ इसी वजह से नहीं मरोगी। इससे पहले कि वह अपना ध्यान फिर से लगा पाती, उसने इवान की आवाज़ सुनी और अगले ही पल एक मुक्का जो ध्वनि कंपन छोड़ रहा था उसके पेट पर लगा, जिससे वह टूटी हुई पतंग की तरह पीछे की ओर उड़ गई। अध्याय 527 अमारा से लड़ना भाग 3। प्रश्नवाचक चिन्ह। लैब रूम के अंदर एक भयानक आवाज़ गूंजी और इवान के मुक्के ने अमारा को गोली की गति से पीछे की ओर उड़ा दिया। सोनिक रेजोनेंस पंच के शक्तिशाली कंपन ने उसके आंतरिक अंगों को भेद दिया और उसने हवा में अपने अंगों के साथ मिश्रित रक्त को खांसकर बाहर निकाला। धमाका, क्रैक, अमारा का शरीर लैब रूम की दीवार से टकराया और इवान ने हड्डियों के टूटने की आवाज़ सुनी। दीवार को मजबूत करने वाले सिल्वर स्टोन प्रभाव के कारण मलबे में बदल गए और स्टोनी को एक बार फिर दीवार को गिरने से रोकने के लिए अपने कौशल का उपयोग करना पड़ा। खांसी, तारांकन खांसी। जमीन पर गिरने के बाद अमारा ने और भी ज्यादा खून खांसा और उसके पूरे शरीर में दर्द के कारण कांप उठा। इवान उसे संभलने का कोई मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने हवा के हेरफेर का इस्तेमाल किया और ड्रिल की तरह घूम रहे दसियों हरे भाले बनाए और उन्हें गोलियों की तरह उसकी ओर फेंका। अमारा के शरीर में अत्यधिक खतरे की भावना ने उसे घेर लिया और उसने अवचेतन रूप से अपने स्टोरेज रिंग से AK+ रैंक कोर निकाल लिया। जैसे ही उसने कोर निकाला, वह अवरोध जो उसने पहले इस्तेमाल किया था एक बार फिर सक्रिय हो गया। धमाका, 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 धमाका। हवा के भाले एक के बाद एक अवरोध से टकराए, लेकिन वे इसे तोड़ने में सक्षम नहीं थे क्योंकि A+ रैंक कोर उन्हें उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदान कर रहा था। इवान के विपरीत, जो अपनी छाया चाल कौशल के कारण अवरोध को अनदेखा कर सकता था, हवा के भाले अलग थे और ऐसा नहीं कर सकते थे। मैंने सोचा था कि लैब कोट एक सामान्य कपड़ा था, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं गलत था, इवान ने सोचा जब उसने देखा कि अमारा ने जो लैब कोट पहना था वह गोली की गति से दीवार से टकराने के बाद भी काम कर रहा था। मुझे उसे खत्म करना होगा इससे पहले कि वह कोई और चाल चले। हालांकि इवान ने अपनी असामान्य शारीरिक शक्ति के कारण उसे पहले ही चौंका दिया था और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था, लेकिन वह जानता था कि अगर उसने उसे ठीक होने का समय दिया तो उसे मारना आसान नहीं होगा। इसलिए जब उसने देखा कि वे बेकार थे तो उसने हवा के भाले का उपयोग करना बंद कर दिया और उस पर हमला किया जबकि वह अभी भी खड़े होने की कोशिश कर रही थी। वह तुरंत उसके सामने पहुंच गया और छाया चाल का उपयोग करते हुए उस अवरोध में प्रवेश किया जो उसकी रक्षा कर रहा था। मुझे पता था कि तुम अवरोध में प्रवेश करोगे। लेकिन जैसे ही वह अवरोध में प्रवेश किया, उसने अमारा की बड़बड़ाहट सुनी और एक खतरनाक भावना ने उसे घेर लिया। अमारा के पास जो A+ रैंक कोर था वह धूल में बदल गया और उसकी ऊर्जा उसके लैब कोट द्वारा अवशोषित कर ली गई। जैसे ही ऊर्जा उसके द्वारा अवशोषित की गई, कोट पर बिजली के बोल्ट की तरह दिखने वाला एक गठन चमक उठा और कड़कड़ाहट, एक चटकने की आवाज़ आए और अमारा के शरीर से बैंगनी बिजली का एक तूफान फूट पड़ा। फुक, इवान खुद को कोसने से नहीं रोक पाया जब उसने देखा कि अमारा के शरीर से बिजली के दर्जनों चाप निकल रहे थे। जब बिजली के चाप निकले तो वह उससे सिर्फ 1 मीटर की दूरी पर था, इसलिए उसके लिए उन्हें चकमा देना असंभव था, भले ही वह अस्थायी वेग कौशल का उपयोग कर रहा था। उसने बिजली के चाप को रोकने के लिए अपने चारों ओर एक वायु अवरोध बनाया,
लेकिन अवरोध को मजबूत करने के लिए पर्याप्त समय नहीं होने के कारण बिजली के कुछ चापों को रोकने के तुरंत बाद वायु अवरोध टूट गया। लानत है, कुछ बिजली के चाप इवान के शरीर से टकराए और उसे अपने पूरे शरीर में सुन्नता और जलन महसूस हुई। जब और बिजली के चाप उस पर पड़ने वाले थे तो सिल्वर स्टोन से बनी एक दीवार उसके सामने खड़ी हो गई, जिसने सभी बिजली के चापों को रोक दिया। स्टोनी द्वारा बनाई गई दीवार की वजह से इवान को पीछे हटने के लिए पर्याप्त समय मिल गया और वह बिजली के चापों की सीमा से सफलतापूर्वक बच निकला। पीछे हटने के बाद उसने अपने हाथों को देखा जो बिजली के चापों की वजह से जल गए थे और उसके चेहरे पर एक गहरा भाव दिखाई दिया। उसने गहरी सांस ली और एक बार फिर से अपने पुनर्जनन कौशल को सक्रिय किया। स्टोनी, दीवार हटाओ। जब स्टोनी ने पत्थर की दीवार हटाई तो इवान ने अमारा को एक औषधि पीते हुए देखा जो हल्के सुनहरे रंग की थी। क्या ये वही औषधि नहीं है जो सेरा ने पी थी जब मैंने हमारी लड़ाई के दौरान उसका हाथ तोड़ दिया था? इवान ने मन ही मन सोचा जब उसने देखा कि अमारा औषधि पी रही थी। जैसे ही अमारा ने औषधि पी, उसकी टूटी हुई हड्डियां और क्षतिग्रस्त आंतरिक अंग आश्चर्यजनक गति से ठीक होने लगे। अरे, इस औषधि की शक्ति लगभग मेरे पुनर्जनन कौशल के बराबर है। इवान का मुंह हिलने से नहीं बच सका जब उसने देखा कि अमारा की चोटें कितनी तेजी से ठीक हो रही थीं। तुम कमीने, मैं तुम्हें सबसे दर्दनाक मौत दूंगी, अमारा ने दर्द के कारण अपने दांत पीसते हुए कहा। औषधि के प्रभाव के कारण उसकी सभी टूटी हुई हड्डियां मुड़ रही थीं और हिल रही थीं। इसे देखकर ही कोई भी बता सकता था कि यह बहुत दर्दनाक उपचार प्रक्रिया थी। ठीक है, मेरा पुनर्जनन इस औषधि से कहीं बेहतर है। इवान ने तुरंत अपने पहले के शब्द वापस ले लिए क्योंकि उसका पुनर्जनन कौशल उसे दर्द नहीं देता। अचानक उसने अमारा को अपने स्टोरेज रिंग से एक गोल फॉर्मेशन प्लेट निकालते देखा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मेरे ही इलाके में हरा सकते हो? अमारा जोर से चिल्लाए और फॉर्मेशन प्लेट को सक्रिय कर दिया। जैसे ही उसने फॉर्मेशन प्लेट का इस्तेमाल किया, लैब रूम के अंदर मौजूद सभी छिपे हुए फॉर्मेशन सक्रिय हो गए। स्ट्रेंथ डिसिपेशन, फॉर्मेशन के कारण आपकी ताकत कम हो रही है। एजिलिटी डिसिपेशन, फॉर्मेशन के कारण आपकी चपलता कम हो रही है। स्टेमिना डिसिपेशन, फॉर्मेशन के कारण आपकी सहनशक्ति कम हो रही है। मैना डिसिपेशन, फॉर्मेशन के कारण आपका मन कम हो रहा है। द होलो मेज इल्यूजन, फॉर्मेशन से आपका दिमाग प्रभावित हो रहा है। इवान के सामने एक के बाद एक नोटिफिकेशन आने लगे और उसने अपने चेहरे पर चौंकने वाले भाव के साथ उन्हें देखा। उन्हें पढ़ने से पहले उसने महसूस किया कि उसकी शक्ति कमज़ोर हो रही है और एक अजीब ऊर्जा उसके दिमाग पर आक्रमण करने की कोशिश कर रही है जिससे उसके लिए अपने आसपास ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो रहा है। हालांकि मुझे उम्मीद थी कि वह फॉर्मेशन का उपयोग करेगी, लेकिन 5 फॉर्मेशन थोड़े ज़्यादा हैं। अध्याय 528 अमारा से लड़ना भाग 4। भ्रम निर्माण के कारण इवान को लगा कि एक अजीब ऊर्जा उसके दिमाग पर आक्रमण करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी उच्च आध्यात्मिक शक्ति के कारण भ्रम उसके खिलाफ पूरी तरह से अप्रभावी था। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके केवल एक मानसिक अवरोध बनाया और भ्रम निर्माण को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। लेकिन अन्य 4 निर्माण अभी भी उसके खिलाफ प्रभावी थे। शक्ति, चपलता, मन और सहनशक्ति अपव्यय निर्माण के प्रभाव के कारण उसने अपनी बहुत सारी शक्ति खो दी। लेकिन ये 4 निर्माण अभी भी निरपेक्ष सीलिंग गठन से कमतर थे। यह अच्छा है कि ये निर्माण मेरे मोनाक कोर को प्रभावित नहीं कर रहे हैं। इवान ने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि इन निर्माणों से केवल उसका प्राइम कोर प्रभावित हुआ था। निरपेक्ष सीलिंग गठन के विपरीत जो उसके प्राइम कोर और मोनाक कोर दोनों को प्रभावित करने में सक्षम था, ये 4 गठन उसके मोनाक कोर की शक्ति को कम करने में असमर्थ थे। उसने केवल अपने प्राइम कोर द्वारा प्रदान किए गए आंकड़े खो दिए, इसलिए पिछली बार के विपरीत जहां उसने एब्सोल्यूट सीलिंग फॉर्मेशन के कारण अपनी 80% से अधिक शक्ति खो दी थी, उसने इन 4 फॉर्मेशन के कारण अपनी शक्ति का केवल 30% खो दिया। जब इवान राहत महसूस कर रहा था कि उसने अपनी सारी शक्ति नहीं खोई है, तो उसका भाव बदल गया। धमाका, धमाका। उसने प्रयोगशाला की दिशा में देखा और देखा कि प्रयोगशाला कक्ष की दीवारें हिल रही थीं क्योंकि किसी ने बाहर से दीवारों पर हमला करना शुरू कर दिया था। हा, अब तुम समझ गए हो। इवान के भाव देखकर अमारा हंसने लगी। जिस क्षण मैंने फॉर्मेशन को सक्रिय किया, उन सभी को एक संकेत मिला। अब ये केवल कुछ सेकंड की बात है इससे पहले कि वे इस प्रयोगशाला कक्ष पर हमला करें और तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दें। इवान ने हिलती दीवारों को देखना बंद कर दिया और अमारा को देखा जो पागलों की तरह हंस रही थी। धीरे धीरे उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़े और उसने एक मनोरंजक मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। क्या ऐसा है? जब अमारा ने इवान की बात सुनी और उसकी हंसी देखी, तो उसने हंसना बंद कर दिया और महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं है। ये वह क्षण भी था जब उसे एक और बात का एहसास हुआ। तुम मेरे भ्रम निर्माण से प्रभावित क्यों नहीं हो रही हो? पहले तो उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसने इवान के बारे में बाहर सभी को सफलतापूर्वक सचेत कर दिया था और उसे लगा कि वह कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अब उसकी मुस्कान को देखकर उसे इस बारे में बुरा लगने लगा।
जब इवान ने उसकी बात सुनी तो उसने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया और बस उसके चेहरे पर एक स्पष्ट मुस्कान के साथ उसे देखा। धमाका, धमाका, धमाका। लोग अभी भी बाहर से हमला कर रहे थे और दरवाजे और दीवारें तोड़कर लैब रूम में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 30 सेकंड के बाद भी कोई भी दीवार या दरवाजे नहीं तोड़ पाया। ये वह क्षण भी था जब अमारा को एक और तथ्य का एहसास हुआ और उसने स्टोनी की ओर देखा जिसे इवान ने शुरुआत में बुलाया था। तुम अंडरस्को। उसने एक पल के लिए स्टोनी को देखा और फिर वापस इवान की ओर घृणा भरी आंखों से देखा। लगता है तुम्हें आखिरकार एहसास हो गया, इवान ने कहा और अमारा की ओर चलना शुरू कर दिया। क्या तुम्हें लगा कि स्टोनी लड़ाई में मेरी मदद नहीं कर रहा था क्योंकि मैं तुम्हें अकेले हराना चाहता था? अमारा इवान की बात सुनकर उसके दांत पीस गए क्योंकि उसे वाकई ऐसा ही लगा था। उसने लैब के दरवाजे की दिशा में दीवारों को देखा और ये देखने के बाद कि कैसे वे दसियों मोटी चांदी की पत्थर की दीवारों से मजबूत की गई थीं, उसका गुस्सा पूरी तरह से अलग स्तर पर पहुंच गया। तुम कमीने, अमारा ने इवान को घूरते हुए गुस्से से भरी आवाज में कहा। उन चांदी की दीवारों को देखकर ही वह बता सकती थी कि बाहर खड़े लोगों को उन्हें तोड़ने में कम से कम कुछ मिनट लगेंगे। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तो क्या हुआ अगर वे फिलहाल मेरी मदद करने के लिए अंदर नहीं आ सकते? मैं अभी भी उसे खुद ही मार सकती हूँ। आखिरकार वह मेरे गठन से प्रभावित हो रहा है, अमारा ने सोचा और अपना आत्मविश्वास वापस पा लिया। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी योजना काम करने वाली है। जैसे ही उसने अपना आत्मविश्वास वापस पाया, उसने इवान की आवाज़ सुनी और देखा कि वह पहले से ही उसके सामने खड़ा था। तुम अंडरस्को। उसने तुरंत अपने पंजे से उसकी गर्दन पर वार किया, लेकिन इवान एक तरफ हट गया और आसानी से उसके हमले को चकमा दे दिया। उसने पावर ऑरा और मैना रीइंफोर्समेंट का इस्तेमाल किया और उसके पेट पर लात मारी जिससे वह पीछे की ओर उड़ गई। इससे पहले कि अमारा उड़कर दीवार से टकरा पाती, इवान उसके पास आया और हवा में ही उसका सिर पकड़ लिया। अगर तुम्हें लगता है कि ये फॉर्मेशन तुम्हें बचा सकते हैं तो तुम सिर्फ सपना देख रही हो, इवान चिल्लाया और लैब रूम की ज़मीन पर उसका सिर पटक दिया। ज़मीन पर पड़े सिल्वर स्टोन्स टकराने के बाद चकनाचूर हो गए और अमारा दर्द से चिल्लाने लगी क्योंकि उसकी नाक और दांत टूट गए थे। भले ही इन घटिया फॉर्मेशन ने मेरी शक्ति कम कर दी हो और मैं तुम्हें सिर्फ 1 या 2 हमलों से नहीं मार सकती, इवान ने कहा और अमारा का सिर एक बार फिर से उठाया। मेरे पास अभी भी तुम्हारी देखभाल करने के लिए पर्याप्त शक्ति है, उसने कहा और एक बार फिर से उसका चेहरा ज़मीन पर पटक दिया। अमारा इवान के हमलों से मुक्त होना चाहती थी, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, ये सब बेकार था। इवान ने एक बार फिर से उसका चेहरा ज़मीन पर पटक दिया। बार बार हमलों के कारण अमारा का चेहरा पहले से ही विकृत हो चुका था और उसके खून के कारण ज़मीन लाल हो गई थी। मुझे पता है कि यह मेरी आत्मा अवशोषण कौशल का उपयोग करने का सबसे अच्छा तरीका था, इवान ने मन ही मन सोचा क्योंकि उसने 4 संरचनाओं से प्रभावित होने के बावजूद अमारा को बुरी तरह पीटा। कि अंडरस्कोर यू। उसने अचानक एक अजीब सी आवाज़ सुनी और अमारा को देखा जो अपने ही खून के पोखर में पड़ी थी। क्या तुमने कुछ कहा? इवान ने पूछा और उसने उसका सिर पकड़कर उसे एक बार फिर उठाया। उसका मुंह और चेहरा पहले से ही खराब था, इसलिए वह ठीक से बोल नहीं पा रही थी। आईजी की यू। इवान को उलझन महसूस हुई क्योंकि वह उसे समझ नहीं पा रहा था। क्या मुझे तुम्हें माफ़ कर देना चाहिए? मैंने कहा था कि मैं तुम्हें मार दूंगा, अचानक अमारा ने एक विधर्मी आवाज़ में चिल्लाया और उसके शरीर से एक बैंगनी आभा फूट पड़ी। उसके शरीर से जो बल निकला वह इतना शक्तिशाली था कि इवान जो उसे सिर से पकड़े हुए था उड़ गया और दीवार से टकरा गया। दीवार से टकराने के बाद इवान जल्दी से उठ खड़ा हुआ और अमारा की दिशा में देखने लगा, लेकिन वह दृश्य देखकर दंग रह गया। मुझे आश्चर्य होने लगा कि वह अपने राक्षस परिवर्तन की पूरी शक्ति का उपयोग क्यों नहीं कर रही थी, लेकिन अब उसे देखकर मुझे लगता है कि वह भी एक एस रैंक राक्षस के अहंकार को नियंत्रित नहीं कर सकती। इगुआनॉक्स पूरे अरोरा दुनिया में सबसे दुर्लभ राक्षसों में से एक है। ये राक्षस कुछ हद तक एक विशाल छिपकली जैसा दिखता है जिसके पूरे शरीर पर ड्रैगन जैसे तराजू होते हैं। इगुआनॉक्स राक्षस केवल जंगल के भीतर ही पाए जा सकते हैं और वे आमतौर पर एक समूह के रूप में रहते हैं। एक अर्थ में इगुआनॉक्स राक्षस भूत राजाओं से भी दुर्लभ हैं। समान रैंक के अन्य राक्षसों की तुलना में इगुआनॉक्स की शक्ति बहुत अधिक है। एक एकल ए रैंक इगुआनॉक्स अपनी उच्च आक्रमण शक्ति और राक्षसी जैसी रक्षा के कारण 3 सामान्य रैंक राक्षसों का भी सामना कर सकता है। कुछ लोग ये भी अनुमान लगाते हैं कि इगुआनॉक्स राक्षसों में असली ड्रैगन वंश का एक हिस्सा होता है, लेकिन कोई भी इसकी पुष्टि नहीं कर सकता कि यह सच है या नहीं, क्योंकि अरोरा वर्ल्ड में कोई वास्तविक ड्रैगन नहीं है। इवान ने वास्तव में कभी इगुआनॉक्स नहीं देखा था, लेकिन उसने उनकी कई तस्वीरें देखी थीं और अमारा के वर्तमान स्वरूप को देखते हुए वह आसानी से अनुमान लगा सकता था कि जिस राक्षस के साथ उसने खुद को जोड़ा था वह निश्चित रूप से एक एस रैंक इगुआनॉक्स था। उसने एस रैंक इगुआनॉक्स को कैसे पकड़ लिया? इवान अमारा के नए रूप को देखकर सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। एक मानव राक्षस में बदलने के बाद वह अब 3 मीटर लंबी थी। उसका सिर त्रिकोणीय आकार का था और एक नुकीला थूथन था।
उसकी आंखें बड़ी थीं और एम्बर और सोने की चमकीली छाया थी। उसकी दोनों भुजाएं गहरे बैंगनी रंग की थीं और नुकीले पंजों जैसी दिख रही थीं। उसके पैर भी चौड़े हो गए थे और उनमें से 5 सेंटीमीटर लंबे गहरे बैंगनी रंग के नाखून निकल रहे थे। उसके शरीर का बाकी हिस्सा पन्ना हरा रंग का था और उसके शरीर पर लगे शल्कों पर नीले और पीले रंग के हल्के निशान थे। उसकी पीठ से 1 मीटर लंबी पूंछ निकल रही थी जो नुकीले कांटों से भरी हुई थी। उसका मुंह थोड़ा खुला हुआ था और उसमें से लार नीचे फर्श पर टपक रही थी। उससे जो आभा निकल रही थी वह पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। लेकिन उसकी पागलपन भरी आंखों को देखकर इवान बता सकता था कि वह पहले से ही खुद पर नियंत्रण खो चुकी थी और अब इग्वानॉक्स की राक्षसी प्रकृति द्वारा नियंत्रित हो रही थी। जब वह अभी भी उसे देख रहा था, अचानक उसके सिर में चेतावनी की घंटियां बजने लगीं। फुक! बिना कुछ सोचे इवान ने तुरंत 100 रैंक की आत्माओं को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया और टेम्पोरल वेलोसिटी स्किल का उपयोग करके वहां से भाग गया। जैसे ही वह दूर गया, जिस जगह वह खड़ा था वहां एक जोरदार विस्फोट हुआ और जमीन से सुनहरी आग फूट पड़ी। भले ही वह एक पल में लैब रूम के दूसरे छोर पर पहुंच गया, इवान अभी भी शॉकवेव से मारा गया और दीवार से टकरा गया। अरे, ये जगह अब उससे लड़ने के लिए बहुत छोटी है। इससे पहले अमारा इवान के खिलाफ लड़ने के लिए ज़्यादातर अपने लैब कोड पर उकेरे गए फॉर्मेशन पर निर्भर थी क्योंकि उसका वर्ग लड़ने वाला वर्ग नहीं था। लेकिन अब जब उसने इग्वानॉक्स की शक्ति का उपयोग करना शुरू कर दिया है जो अपनी मारक क्षमता के लिए जानी जाती है, तो उसके लिए इतनी तंग जगह में घायल हुए बिना उसके खिलाफ लड़ना बहुत मुश्किल था। दीवार से टकराने के बाद वह खड़ा होने से पहले इवान को अपनी पीठ के पीछे से चिलचिलाती गर्मी महसूस हुई। स्टोनी! उसने तुरंत स्टोनी को पुकारा और खुद को बचाने के लिए एक हवा अवरोध बनाया। जैसे ही उसने हवा अवरोध बनाया, सिल्वर स्टोन से बनी एक दीवार भी उसके सामने खड़ी हो गई, ठीक वैसे ही जैसे सिल्वर स्टोन की दीवार खड़ी हुई। बूम! एक सुनहरा आग का गोला उस पर गिरा। पूरा लैब रूम जो फुटबॉल स्टेडियम के आधे आकार का था, सुनहरी लपटों में घिर गया और पूरे कमरे में शॉकवेव फैल गई। कमरे को मजबूत करने वाले सिल्वर स्टोन उखड़ने लगे और लैब रूम की नींव अविश्वसनीय रूप से कमजोर हो गई। स्टोनी ने इवान की रक्षा के लिए जो दीवार बनाई थी वह उस समय टूट गई जब सुनहरे आग के गोले ने उस पर हमला किया और इवान को खुद को बचाने के लिए हवा के अवरोध की शक्ति बढ़ाने के लिए आत्मा अवशोषण कौशल का उपयोग करना पड़ा। धमाका! धमाका! बाहर से हमला करने वाले लोगों को भी एहसास हुआ कि दीवारें कमजोर हो गई हैं और उनके हमलों की तीव्रता भी बढ़ गई है। मैं तुम्हें मार डालूंगी! अमारा की आंखें पागलपन से भर गई थीं और उसने अपनी सुनहरी लपटों का उपयोग करके इवान पर हमला करना जारी रखा। मैं यहाँ अपनी छाया मरे हुओं को भी नहीं बुला सकती क्योंकि उनके लिए ठीक से लड़ने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। वे इस तंग जगह को और भी तंग कर देंगे। इवान ने धीमी आवाज में बड़बड़ाया और अपनी भौहें सिकोड़ लीं। क्या मुझे उस कौशल का उपयोग करना चाहिए? उसने सोचा कि वह तंग जगह के कारण ठीक से लड़ने में सक्षम नहीं था। लेकिन मुझे उस कौशल का उपयोग करने से पहले उन टेलीपोर्टेशन संरचनाओं को सुरक्षित करने की आवश्यकता है, अन्यथा मैं इस पूरे बेस के ढह जाने के बाद बच नहीं पाऊंगा। इवान ने उन चांदी की दीवारों को देखा जो बाहर से लोगों को प्रयोगशाला में प्रवेश करने से रोक रही थीं और उसने अपना मन बना लिया। स्टोनी, दीवारें हटाओ और उन्हें अंदर आने दो। स्टोनी ने तुरंत इवान के आदेश का पालन किया और उन चांदी की पत्थर की दीवारों को हटा दिया जो बाहर मौजूद लोगों और राक्षसों को रोक रही थीं। जब चांदी की दीवारें गायब हो गईं और इवान ने लैब रूम के बाहर का दृश्य देखा तो उसका मुंह बेकाबू होकर फड़क उठा। हालांकि जब मैंने यहाँ आने का फैसला किया था तो मुझे पहले से ही कुछ ऐसा होने की उम्मीद थी, लेकिन ये दृश्य अभी भी काफ़ी डरावना है। लैब रूम के बाहर अलग अलग तरह के मानवरूपी राक्षसों से भरा हुआ था जिन्हें उसने प्रयोगशाला में प्रवेश करने के बाद देखा। मानवरूपी राक्षसों के अलावा लिफ्ट के ऊपर मौजूद सभी राक्षस भी प्रयोगशाला के अंदर जमा थे। इवान राक्षसों से नहीं डरता था, लेकिन जो चीज़ उसे डरा रही थी वह थी बाहर जमा राक्षसों की बेजान आंखें। चांदी के पत्थर की दीवारों को गायब होते देख सामने मौजूद मानवरूपी राक्षस तुरंत लैब रूम में घुस गए। इवान अपने छाया मरे हुओं को बुलाने वाला था, ये देखकर कि मानवरूपी राक्षस उसकी ओर आ रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वह उन्हें बुला पाता कुछ अप्रत्याशित हुआ। लैब रूम में घुसे सभी राक्षसों की आभा अचानक कम होने लगी और उनकी बेजान आंखें चकरा गईं। सभी ने अचानक उसकी ओर बढ़ना बंद कर दिया और 1 इंच भी हिले बिना उसी स्थान पर खड़े हो गए। इवान ये देखकर दंग रह गया और एक पल के लिए उसे समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। लेकिन उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि क्या हो रहा है और उसने अमरा को ऐसे देखा जैसे वह किसी पुराने दोस्त को देख रहा हो। जब मानवरूपी राक्षस प्रयोगशाला कक्ष में दाखिल हुए तो वे सभी उन 5 संरचनाओं से प्रभावित हुए जिन्हें अमरा ने पहले सक्रिय किया था। आमतौर पर वह संरचनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम होती ताकि वे मानवरूपी राक्षसों को प्रभावित न करें, लेकिन अब जब वह पहले से ही अपना दिमाग खो चुकी थी और संरचनाओं को मैन्युअल रूप से नियंत्रित नहीं कर रही थी, तो मानवरूपी राक्षस भी संरचनाओं से प्रभावित हो रहे थे।
अधिकांश मानवरूपी राक्षस बी रैंक से लेकर ए रैंक तक के थे, इसलिए उनकी आध्यात्मिक शक्ति इवान की तरह भ्रम निर्माण के प्रभाव को दूर करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थी। वे प्रयोगशाला कक्ष के अंदर कुछ ही कदम चले थे कि वे भ्रम के अंदर फंस गए और अपनी राह पर ही रुक गए। अमारा पहले से ही अपनी राक्षसी प्रवृत्ति से नियंत्रित हो रही थी, इसलिए जब उसने उन मानवरूपी राक्षसों को देखा तो उसने अपना मुंह खोला और उन पर सुनहरी लपटों की एक धार उगल दी। राक्षस भ्रम में फंस गए थे, इसलिए वे कुछ भी करने में सक्षम नहीं थे और अमारा की शक्तिशाली लपटों के कारण कोयले में बदल गए। जब प्रयोगशाला कक्ष के बाहर मौजूद मानवरूपी राक्षसों ने देखा कि अंदर गए राक्षसों के साथ क्या हुआ, तो उनके भाव नहीं बदले। उनकी आंखें अभी भी बेजान थीं और वे कठपुतलियों की तरह दिख रहे थे जो केवल उस आदेश का पालन कर रहे थे जो उन्हें पहले दिया गया था। जो कुछ हुआ उसे देखने के बाद भी और राक्षस प्रयोगशाला कक्ष में प्रवेश करने वाले थे, तभी एक ठंडी आवाज़ सुनाई दी। रुको! जैसे ही आवाज़ सुनाई दी, प्रयोगशाला कक्ष के बाहर इकट्ठा हुए सभी राक्षस रुक गए और एक तरफ हट गए। इवान हवा के अवरोध का उपयोग करके खुद को बचाते हुए किनारे से सब कुछ देख रहा था। जब उसने आवाज़ सुनी तो उसने तुरंत उस व्यक्ति की पहचान का पता लगा लिया। वोलाक! जैसे ही इवान ने बात की, उसने एक व्यक्ति को राक्षस समूह के पीछे से प्रयोगशाला कक्ष के सामने की ओर चलते देखा। उस व्यक्ति का चेहरा काले दुपट्टे से ढका हुआ था और वह लगभग 6 फीट लंबा था। उससे जो आभा निकल रही थी वह एस रैंक की थी और वह दूसरा एस रैंक शिकारी था जिसकी उपस्थिति इवान ने प्रयोगशाला में प्रवेश करने के बाद महसूस की। वोलाक ने प्रयोगशाला कक्ष में प्रवेश नहीं किया और दरवाजे के सामने ही रुक गया। उसने इवान की ओर एक क्षण के लिए देखा और फिर अमारा की ओर देखा जो अभी भी कमरे में पहले से घुसे मानवरूपी राक्षसों पर सुनहरी लपटों की बौछार कर रही थी। कुछ सेकंड के बाद प्रयोगशाला कक्ष में घुसे सभी राक्षस राख में बदल गए और अमारा ने इवान की ओर देखा जो कमरे के अंदर अकेला था। मुझे उम्मीद थी कि वह कमरे से बाहर निकलकर बाहर मौजूद राक्षसों पर हमला करेगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वह इस तंग जगह में लड़ने पर आमादा है, इवान ने मन ही मन कहा जब उसने देखा कि अमारा एक बार फिर उसकी ओर देख रही है। मुझे बस उन टेलीपोर्टेशन संरचनाओं को सुरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि मैं इन सभी लोगों को एक साथ खत्म कर सकूं। इस विचार को ध्यान में रखते हुए इवान ने टाइटन हाथी को छोड़कर अपने सभी छाया मरे हुओं को बुलाया। टाइटन हाथी 100 मीटर लंबा था, इसलिए उसके लिए उसे ऐसी जगह पर बुलाना असंभव था। उसने 90 से अधिक के जोड़ रैंक छाया मरे हुओं को बुलाया। लैब रूम के सामने खड़े वोलाक का शरीर उस समय कांप उठा जब इवान ने अपने छाया मरे हुओं को बुलाया और इतने सारे A+ रैंक के राक्षसों की आभा ने चारों ओर को भर दिया। यहाँ तक कि अमारा जो अपनी राक्षस प्रवृत्ति से नियंत्रित हो रही थी, इतने सारे उच्च स्तर के राक्षसों की आभा को महसूस करने के बाद एक कदम पीछे हटने से खुद को नहीं रोक पाए। अपनी छाया इंद्रियों का उपयोग करते हुए इवान ने एक्वा, स्नो, नेक्रोस, एस्ट्रोनेक्स और एक्लिप्स को एक आदेश दिया। इवान का आदेश प्राप्त करने के बाद उन सभी पांचों ने सभी छाया मरे हुओं का नेतृत्व किया और लैब रूम के बाहर की ओर दौड़ पड़े। पीछे हटो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। 10 A+ रैंक के राक्षसों को बाहर दौड़ते हुए देखकर वोलाक ने जल्दी से चिल्लाया और बाहर इकट्ठे हुए सभी राक्षसों को आदेश दिया। वह लैब रूम से भी पीछे हट गया और अपनी स्टोरेज रिंग से एक फॉर्मेशन प्लेट निकाली। उसने अपना मैना फॉर्मेशन प्लेट में डाला और उसे सक्रिय कर दिया। जैसे ही उसने फॉर्मेशन प्लेट को सक्रिय किया, प्रयोगशाला की दीवारों पर विभिन्न प्रकार की संरचनाएं चमक उठीं। सक्रिय होने वाली सभी संरचनाएं प्रशिक्षण मैदान के अंदर देखी जा सकने वाली संरचनाओं के समान दिख रही थीं और प्रयोगशाला की दीवारों को मजबूत कर रही थीं। एक ऐसी लड़ाई में जिसमें 10 A+ रैंकर्स शामिल थे, वोलाक को पता था कि प्रयोगशाला के ढहने की संभावना बहुत अधिक होगी। बाहर मौजूद सभी मानवरूपी राक्षस वोलाक का आदेश सुनकर पीछे हट गए और छाया मरे हुओं पर हमला करने के लिए तैयार हो गए। प्रयोगशाला कक्ष से बाहर निकलने से ठीक पहले एक्वा ने अपना मुंह खोला। दहाड़! ड्रैगन की दहाड़ प्रयोगशाला में गूंज उठी क्योंकि एक्वा ने अपने सी ड्रैगन की दहाड़ कौशल को सक्रिय किया। पानी से बना एक ड्रैगन प्रयोगशाला से बाहर निकला और उन सभी राक्षसों को उड़ा दिया जो प्रयोगशाला कक्ष के ठीक बाहर छाया मरे हुओं पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। दहाड़! राक्षसों को उड़ा देने के बाद ड्रैगन दीवारों से टकराया और पूरी प्रयोगशाला हिल गई। एक्वा द्वारा उत्पन्न अराजकता का लाभ उठाते हुए सभी छाया मरे हुए सफलतापूर्वक प्रयोगशाला से बाहर निकल गए। एस्ट्रोनेक्स, नेक्रोस, जो मैंने तुम्हें पहले बताया था उसे मत भूलना। इवान ने छाया इंद्रियों का उपयोग किया और अपने सभी छाया मरे हुए को सफलतापूर्वक प्रयोगशाला कक्ष से बाहर निकलते देखने के बाद एक संदेश भेजा। उसने अमारा को देखा जो इतने सारे A+ राक्षसों के अचानक प्रकट होने के कारण अभी भी हैरान थी और उसने देखा कि इग्वानॉक्स की राक्षसी प्रकृति एक बार फिर उस पर नियंत्रण कर रही थी। मुझे उसे भी बाहर लाना चाहिए ताकि मैं उससे ठीक से लड़ सकूं, इवान ने सोचा और अस्थायी वेग और ध्वनि अनुनाद कौशल की शक्ति बढ़ाने के लिए आत्मा अवशोषण कौशल का उपयोग किया। जबकि अमारा अभी भी विचलित थी, वह एक पल में उसके सामने प्रकट हुआ। अपनी राक्षसी प्रवृत्ति के कारण अमारा ने तुरंत इवान को देखा और दूर जाने वाली थी,
लेकिन इससे पहले कि वह दूर जा पाती, इवान ने आइस चेन कौशल का उपयोग किया और उसे दूर जाने से रोक दिया। अमारा चौंक गई और समय पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम नहीं थी। इवान ने मौका नहीं गंवाया और उसके पेट पर मुक्का मारा, जिससे वह लैब रूम से बाहर उड़ गई। लेकिन उसे लैब रूम से बाहर उड़ा देने के बाद भी इवान खुश नहीं दिख रहा था, क्योंकि जब उसने उसे मुक्का मारा तो उसे कुछ एहसास हुआ। उसके शरीर पर मौजूद पपड़ी की वजह से मेरे मुक्के की करीब 30% शक्ति गायब हो गई, इवान ने गंभीर भाव से सोचा और लैब रूम से बाहर निकल गया।